स्थित हैं। जैसे आपके सामने हिमालय की चर्चा की जाएगी, जो कि आपके ये वाला जो क्षेत्र हम इंडिया का देखते हैं यहाँ पर स्थित है। हम चर्चा करेंगे पूर्वोत्तर की पहाड़ियों की, हम चर्चा करेंगे अरावली की, चर्चा करेंगे विंध्याचल और सतपुड़ा की, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट। ये प्रमुख पर्वत श्रेणियां हैं जिनकी चर्चाएं आज के सेशन में होने वाली हैं। ठीक है, आइए साथियों, तो इधर देखिए आपके सामने ये राज्यों का मैप है। उम्मीद है कि आप में से बहुत सारे लोगों को ये राज्य याद होंगे। नहीं भी याद होंगे तो एक बार के लिए एक विद्यार्थी कह रहा था कि सर हमें राज्य याद करवा दीजिए, तो जल्दी से एक बार देख लीजिए। वैसे तो खैर सबको ही पता होते हैं, बोलते चलिए भाई। ये गुजरात है, यही से शुरू कर देते हैं। ये गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। ये तो एक बार में ये सारी की सारी बेल्ट हमने निपटा दी। ठीक है ना। हाँ भाई, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, इन दो में कंफ्यूज होता है कि कौन सा किस तरफ है, तो पंजाब पाकिस्तान से बॉर्डर बनाता है, बस इतना सा याद कर लेना। ठीक है बेटा। हाँ भाई, पंजाब से जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर यूटी, ये हमने याद कर लिया। क्लियर। अच्छा, इसके बाद में भारत के बिल्कुल बीचों बीच मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ यहाँ छोटू सा गोवा, गोवा के बगल में यहाँ पर कर्नाटका, केरल का तट जहां पर मालाबार स्थित है, यहाँ पर तमिलनाडु स्थित है। ये एकदम लंबा कोस्टल एरिया लेकर के बैठा हुआ आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश से निकला हुआ तेलंगाना, तेलंगाना के साथ बॉर्डर साझा करता हुआ छत्तीसगढ़, जो कि कभी मध्य प्रदेश से भी बाहर निकला था। ठीक है, छत्तीसगढ़। इस तरफ है उड़ीसा, जो कि झारखंड के साथ भी क्या कहते हैं इसको, आपको आंध्र प्रदेश के साथ बॉर्डर बना रहा है। इस तरफ आ गया झारखंड, झारखंड से ऊपर आ गया आपके बिहार, यहां से नेपाल दिख ही रहा है। ये रहा आपका साथियों वेस्ट बंगाल। इस तरफ स्थित है सिक्किम, ये वेस्ट बंगाल हो गया, यहाँ हो गया सिक्किम, ये नेपाल, भूटान, ये हो गया भूटान, ये हो गया नेपाल। यहाँ पर लगा हुआ है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के साथ यहाँ पर लगा हुआ है ग्रेट नागालैंड की मांग करने वाला नागालैंड। यहाँ पर है केबुल लामजाओ यानी कि लोकटक झील, जो कि कहाँ की फेमस है, मणिपुर की। यहाँ पर है मिजोरम, जहां तक हम लोग क्या पहुंचाने वाले हैं, कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट, जिसकी राजधानी क्या है, आइजॉल। ठीक है, बांग्लादेश के पेट में घुसा हुआ है त्रिपुरा, सभी राज्यों से सीमा साझा कर रहा है आसाम, गारो खासी जयंतिया, जहां पे सबसे ज्यादा बारिश हो रही है, मेघालय। ये लीजिए साथियों, खत्म हो गया। इंडिया का मैप तो मतलब बहुत ही ज्यादा आसानी से याद होने वाली चीज है, लेकिन आप लोग इसको मतलब प्रैक्टिस में करते रहेंगे, अपने आप याद हो जाएगा, इसमें ऐसा कुछ है नहीं, है ना। हाँ जी, चलिए बात करते हैं साथियों माउंटेन सिस्टम की। तो माउंटेन सिस्टम में हमने कुछ इस प्रकार से इन्हें बांट लिया। कैसे बांट लिया, देखिए सबसे ऊपर की तरफ यानी नॉर्थ में स्थित है नदर्न माउंटेन सिस्टम, दैट इज हिमालय। ठीक है, इसके बाद सेंट्रल माउंटेन सिस्टम में आपके सामने अरावली, विंध्या और सतपुड़ा। पेनिनसुलर माउंटेन सिस्टम में वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट स्थित हैं। सागर, तुम पागल हो गए हो क्या है, तुम एक क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन लिख दो ना यार। है तुम फिर से दुखी करने आ गए, और सबसे बड़ी बात पैसा देकर के दुखी कर रहे हो तुम यार। क्वेश्चन लिख दो भाई। तो कितने दिनों बाद आए हो, आकर के तुम्हारी हरकत वही की वही है, तुम बिल्कुल अपडेट। थोड़ा कर लो यार गुरु, थोड़ा सा मेहनत कर लो। मैं पूरी क्लास को डिस्टर्ब करने का तुमने ठेका ले रखा है, तो क्या किया जाए इस बालक का। हाँ भाई साथियों, हमने आपसे क्या कहा कि पर्वतों को बांटने के लिए हमने भारत के मैप को एज इट इज डिस्कस करने का निर्णय लिया। कैसे, इधर देखिए मेरे प्यारे साथियों, भारत का मैप का वो हिस्सा जो तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है, अरब सागर, इंडियन ओशियन, बंगाल की खाड़ी, तो इन तीनों की तीनों चीजों को मेरे प्यारे साथियों, हाँ ये तीनों की तीनों तरफ से बॉर्डर शेयर करने वाला जो भारत है, ये प्रायद्वीपीय भारत है। कौन सा भारत है, प्रायद्वीपीय भारत। अच्छा, अब इस प्रायद्वीपीय भारत को अगर आप ध्यान से देखते हैं, तो इस भारत के अंदर जो किनारे टच में आ रहे हैं, ये सारे के सारे ये वाले, ठीक है, इस क्षेत्र में अगर इस क्षेत्र में कोई भी ऐसी स्थिति हो जहां पर आप लोगों को पहाड़ दिख जाएं, जैसे गुजरात से लेकर के केरल तक हमें दिखाई पड़ता है वेस्टर्न घाट, इसी प्रकार से हमें उड़ीसा से लेकर के यहां तक दिखाई पड़ता है ईस्टर्न घाट, तो यही, और नीलगिरी में जाके मिल जाता है, तो यही यहां पर लिखा हुआ है आपके लिए। पेनिनसुलर इंडिया के अंदर कौन से पर्वत स्थित हैं, इधर की तरफ, यहां देखो मेरे प्यारे साथियों, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट। अच्छा, इसके बाद में दूसरा है मेरे प्यारे साथियों नदर्न माउंटेन। अच्छा, आपको मालूम होना चाहिए ये सेंट्रल इंडिया है, यानी कि जहां पर आप मध्य प्रदेश वाला हिस्सा बोल रहे हैं, ये सेंट्रल इंडिया वाला हिस्सा है। इसके ऊपर की तरफ यानी कि यहां पर पर्वत श्रृंखला जो है वो हिमालय है, दैट इज नदर्न माउंटेन सिस्टम, दैट इज नदर्न माउंटेन सिस्टम। ठीक है बेटा। अच्छा, इन दोनों के बीच में ये वाला पूरा की पूरा जो हिस्सा है, जो प्रायद्वीपीय और नदर्न के बीच में है, वहां पर तीन प्रमुख पहाड़ियां, जैसे गुजरात के पालनपुर से शुरू होती हुई दिल्ली तक जाने वाली, इस जगह तक जाने वाली एक पहाड़ी जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है अरावली पर्वत श्रृंखला। इसी प्रकार से मध्य प्रदेश के अंदर यहां पर स्थित सतपुड़ा, विंध्या और सतपुड़ा, ये सभी मध्य भारत की प्रमुख पहाड़ियां कहलाती हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये बात भी अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। इसके साथ साथ अगर मैं फोटो पे इनको दिखाने का प्रयास करूं, तो आप लोगों के सामने ये प्रमुख माउंटेन्स यहां पर आपको प्रमुख रूप से दिखाई दे रहे हैं। ये वेस्टर्न घाट, ये ईस्टर्न घाट, दोनों जहां पर मिल रही हैं। यार क्या किया जाए इस बच्चे का। हाँ जी, यहाँ पर मेरे प्यारे साथियों, ये आपके सामने सवाल पूछा गया है और उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया हो कि नीलगिरी माउंटेन कहां पर है और इसके बारे में क्या कुछ हमें करना चाहिए था, मैंने आपको बता दिया। अच्छा, इसके साथ में और कौन सी चीजें याद रखनी चाहिए, आइए मैं आपको बताता चलता हूं, देखते हैं साथियों। यहाँ पर
हिमालय के अंदर अगर हम बात करें मेरे प्यारे साथियों, हिमालय माउंटेन्स फॉर्म दी नदर्न माउंटेन रीजन। तो हिमालय कहां पर है ये तो हमको ऑलरेडी पता है। हिमालय के बारे में हमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमें बहुत कुछ इसके बारे में ऑलरेडी पता है। फिर भी जो विद्यार्थी एकदम ताजा ताजा पढ़ाई में उतर के आते हैं उनके लिए बता दूं, उनकी सुविधा के लिए, यहाँ पर पामीर घाट है साथियों। वास्तविकता में पामीर घाट से इसको पढ़ते नहीं है, इसको पढ़ते हैं नंगा पर्वत से लेकर के नामचा बरवा तक। कहां से कहां तक पढ़ते हैं साथियों? यहाँ पर पढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों इसे नंगा पर्वत से लेकर के नामचा बरवा तक। क्लियर? तो आप इसे याद रख सकते हैं, नंगा पर्वत से लेकर के नामचा बरवा तक आप इसे पढ़ते हैं हिमालय को। अच्छा, अब इस हिमालय का जो निर्माण है साथियों, ये दो चीजों से मिलकर के हुआ है। किस किस से? यूरेशिया से मिलकर के हुआ है, और यहाँ पर जो आपका इंडिया और ऑस्ट्रेलिया प्लेट है इनके मिलने से। इस कारण से इसे फोल्ड माउंटेन कहा जाता है। फोल्ड माउंटेन का निर्माण समय समय पर होता है। जैसे मान लीजिएगा, अगर मेरे सामने ये एक पेज है, अगर मैं ये कहूं कि ये पेज कुछ इस प्रकार से एक दूसरे के समय समझने में आया है, यूं करके, कैसे कह रहा हूं, इसे समझने का यूं समझने का प्रयास करिए। ये एक प्लेट है, मैंने कहा कि इसका एक हिस्सा यानी कि लेफ्ट हैंड साइड वाला जो हिस्सा है, मैंने इसे यूरेशियन प्लेट कहा, इसे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट कहा। ये वाला प्लेट जो है मैंने कहा यूरेशियन, ये वाला इंडो ऑस्ट्रेलियन। मैंने कहा ये दोनों प्लेट एक दूसरे से टकरा रही हैं। दोनों प्लेटें आपस में टकराने से इनके बीच का जो हिस्सा है वो ऊपर उठ जाएगा, और इस प्रकार से ये जो ऊपर उठा हुआ हिस्सा है यही फोल्ड कहलाएगा। फोल्ड बोले तो वलित पर्वत कहलाएगा, फोल्ड माउंटेन कहलाएगा। और ये फोल्ड माउंटेन समय समय पर बनते चले गए। तो इनमें जो उत्तर की तरफ स्थित पर्वत है, उत्तर की तरफ बोले तो इस तरफ उपस्थित जो पर्वत है, इसे तो हम ट्रांस हिमालय कहते हैं। इसके मध्य में जो स्थित है, जहां पर सबसे ज्यादा हाइट पाई जाती है, दैट इज नॉन एज मेरे प्यारे साथियों, ये वाला जो पूरा की पूरा हिस्सा है, दैट इज मुख्य हिमालय। इस मुख्य हिमालय से दक्षिण की तरफ जब आप चलते हैं तो हिमालय के साइज घटने लगते हैं। इसके बाद आता है मध्य हिमालय, और इसके बाद आता है आपका शिवालिक श्रेणी। तो असल में हिमालय के अंदर 4 श्रेणियां हैं। कौन कौन सी हैं? देखिए, एक बात तो मैं आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझा दूं। ये मत समझना कि 4 बस पर्वत श्रृंखलाएं हैं जो आपस में लगी हुई हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि साहब हमने यो करके एक चीज बनाई, फिर हमने यो करके एक चीज बनाई, 4 पर्वत खत्म हो गए। वास्तविकता में ये तो केवल एक रिप्रेजेंटेशन है। ये ट्रांस हिमालय कहलाता जरूर है, लेकिन यही कम से कम 150 किलोमीटर चौड़ा है। दोबारा सुनना, ये ट्रांस हिमालय कहलाता जरूर है, लेकिन यही कम से कम 150 किलोमीटर चौड़ा है। ऊंचा नहीं बोल रहा हूं, चौड़ाई यानी इतनी दूर तक फैला हुआ है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत छोटी 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 पर्वत श्रृंखलाएं हैं। जैसे उनके नाम भी वर्ल्ड फेमस हैं, जिनमें से आप लोगों ने जास्कर, लद्दाख, काराकोरम, ये सब पढ़े हुए हैं। जस्कर, लद्दाख, काराकोरम, है ना। इसके साथ साथ आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कैलाश। ये सभी वो पर्वत श्रृंखलाएं हैं जो हिमालय के उत्तर में स्थित है। ठीक है। अच्छा, अब ये पर्वत श्रृंखलाओं में भी जिनके नाम मैंने लिए, ट्रांस हिमालय जिनको कहा गया है, जास्कर श्रेणी, ये भी कोई अकेली पर्वत श्रृंखला नहीं है कि बस ये पकड़ लिया तो हो गया। नहीं, इसमें भी बहुत छोटी 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 माइनर रेंजेस हैं, लेकिन हम उनको कंसीडर नहीं करते। मतलब ठीक है, मतलब ये इसके छोटे छोटे हिस्से हैं, अप्स एंड डाउन्स हैं। ठीक है ना। ऐसे ही साथियों फिर हम बात करते हैं मुख्य हिमालय की। मुख्य हिमालय कोई एक पहाड़ नहीं है, बहुत बड़ी श्रृंखला है जो फैली हुई है। मतलब एकदम स्पष्ट रूप से देख करके आप ये नहीं कह पाएंगे कि बस ये जो ऊंचाई दिख रही है यही मुख्य हिमालय है, इसके आगे वाली छोटी छोटी, इसके पीछे वाली छोटी छोटी, इनका कुछ और नाम होगा। नहीं, बहुत सारी माइनर माइनर चोटियां बनी होती हैं। ठीक है ना। हाँ जी, इसके साथ साथ मेरे प्यारे साथियों, हाँ ऋषिकेश, बिल्कुल ठीक है, ये मुख्य हिमालय हुआ। मुख्य हिमालय से साउथ की तरफ जब आप चलते हैं तो प्राप्त होता है मध्य हिमालय, और मध्य हिमालय से और साउथ की तरफ, साउथ बोले तो अपनी तरफ जब आते हैं तो प्राप्त होता है शिवालिक। ठीक है ना। चलिए, अब रेंजेस हैं ये सभी चीजें, है ना बेटा। चलो, तो यहां पर देखिए आपके सामने कुछ नाम यूज किए हैं। मैं शुरू करूं अगर सबसे पहले, जैसे मैंने ट्रांस आपको बताया, तो इस ट्रांस के बारे में ही देख लीजिए मेरे प्यारे साथियों। ये नॉर्थ में स्थित है, ग्रेट हिमालय की। ठीक है ना। मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ हिमालय रेंज लाइज इन द ताइबेत, कहां पर स्थित है? तिब्बत वाले रीजन में। Hence also called Tibetian हिमालय। आप इधर देखिए, अगर आप मैप को ध्यान से देख रहे हैं तो ये पूरा की पूरा रीजन साथियों, ये पूरा की पूरा रीजन जो है ये तिब्बत कहलाता है। ठीक है ना। तो ये पूरा की पूरा रीजन तिब्बत कहलाता है। तो इसी रेंज में जो पहाड़ियां स्थित हैं, आपको मालूम है इन्हीं पहाड़ियों से होकर के जो आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है वो निकल करके आती है। ठीक है ना। तो इन पहाड़ियों की वजह से ही निकल करके आती है। अच्छा, फिर हमने कहा कि इसमें प्रमुख चोटियां जो कौन कौन सी हैं, जास्कर है, लद्दाख है, कैलाश है, काराकोरम है, मैंने बता दिया। K2 जो है ना, गॉडविन ऑस्टिन जिसे आप कहते हैं, ये काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी है। ट्रांस हिमालय में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट K2 है। हम इसे मानते इंडिया में है, लेकिन वर्तमान में इसकी जो स्थिति है, ये स्थित कहां पर है? पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में स्थित है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो उसका नाम कंचनजंगा है, वर्तमान भारत की। कौन सी है? कंचनजंगा, जो वर्तमान भारत की है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, जो कि मुख्य हिमालय का हिस्सा है, जो कि मुख्य हिमालय का हिस्सा है। उसके बाद दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट K2 है, वो ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। वो कहां पर स्थित है? तो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में स्थित है।
तीसरा तीसरा जो है वो है, तीसरी जो कर्नाटक में जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, दैट इज कंचनजंगा, वो सिक्किम में स्थित है। ठीक है ना, वो कहां पर स्थित है? सिक्किम में स्थित है। क्लियर बेटा? ये हो गया ट्रांस हिमालय। ट्रांस के बाद में अगर हम अपने मुख्य हिमालय की बात करें तो इसे हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि ये इतना ऊंचा है कि इसके ऊपर बर्फ पाई ही जाती है, यानी कि इसकी औसत ऊंचाई के हिसाब से अगर देखा जाए तो इसके जो शीर्ष है वो बर्फ से ढके हुए ही होते हैं। ठीक है बेटा? इसके साथ साथ ये मोस्ट कंटिन्यूअस रेंज ऑफ हिमालय है, यानी कि ये बिना टूटे लगातार मिल रही है। अब आप पूछेंगे इसका क्या मीनिंग होता है? देखो बेटा, अगर आपने मैप देखा हो, इधर देखो, आपको ईस्टर्न घाट मैंने बताया, इधर देखिए, मैंने आपको कहा कि ये ईस्टर्न घाट है, दिखाई दे रहा है आपको? अच्छा बेटा, ईस्टर्न घाट में देखो, ये बीच में ये डिसकंटिन्यू हो गया, टूट गया, है ना? ऐसे देखिए, फिर ये टूट गया, फिर देखिए फिर ये टूट गया, है ना? यहां प्रमुख नदियां जो है वो बहने लग गई। आगे बात समझ में? यहां से होकर के प्रमुख नदियां निकलने लग गई। ये टूटने का जो क्रम है ये डिसकंटिन्यूअस कहलाता है। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, समझ में आ गया? नदियां तोड़ रही हैं। क्लियर? अच्छा, ये नदियां आ कहां से रही थी? वेस्टर्न घाट से आ रही थी। वेस्टर्न घाट से आ रही थी। आप देखिए, वेस्टर्न घाट में कहीं भी टूटने जैसा हिस्सा नहीं है, टूटने जैसा हिस्सा नहीं है। अच्छा, फिर आप पूछेंगे सर एक बात बताइए, ये जगह जब कंटिन्यूअस है तो इसे हम कंटिन्यूअस माउंटेन कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। एग्जैक्टली वैसे ही जैसे हिमालय बीच में से टूटा हुआ नहीं है, मोस्ट कंटिन्यूअस है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों अगले सवाल की तरफ। फिर होता है आपके सामने ऑप्शंस के अंदर, हाँ जी, आइए इधर की तरफ। हम कहां चले? ट्रांस हिमालय हो गया, मुख्य हिमालय के बारे में थोड़ी बातें बता दी। इसमें माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, ये प्रमुख चीजें यहां पर उपस्थित हैं। फिर है मिडिल हिमालय। मिडिल बोले तो नॉर्थ टू साउथ अगर आप आएंगे, यानी कि मुख्य हिमालय से इंडिया की तरफ अगर आप आएंगे, तो इसकी औसत ऊंचाई 3500 से लेकर 4500 मीटर के बीच में है। इसके पास में बहुत सारी घाटियां स्थित हैं, जैसे कश्मीर घाटी, काठमांडू घाटी, नैनीताल घाटी। ये इसके प्रमुख रेंजेस हैं, पीर पंजाल, धौलाधर, महाभारत। ये पढ़ाऊंगा मैं आप लोगों को अभी थोड़ी देर में, चिंता मत करिए। लेकिन एक बार के लिए ये समझ लीजिए कि जो मध्य हिमालय है इसे लेसर हिमालय भी कहा जाता है ना? मतलब ग्रेटर हिमालय ये वाला हो गया, ये इसके बाद लेसर हिमालय हो गया। बहुत बार आप कंफ्यूज हो जाते हैं इस चीज को लेकर के कि लेसर हिमालय और मिडिल हिमालय एक ही है या नहीं। तो मेरे प्यारे साथियों, ये दोनों एक ही है। ठीक है ना? हाँ जी, तो मेरे प्यारे साथियों, इन दोनों के बीच में, जैसे यदि मैंने ये आपसे कहा कि मुख्य हिमालय है, ये मैंने आपसे कहा कि दूसरा वाला हिमालय दैट इज लेसर हिमालय है, इन दोनों के बीच में ये वाला जो स्थान बच गया साथियों, ये घाटी वाला क्षेत्र है। और ये जो घाटी वाला क्षेत्र है ना बेटा, इसे ही वैली जो आपने नाम दिया ना, जिसमें कश्मीर वैली, काठमांडू वैली, कुल्लू वैली, ये सारी की सारी चीजें यहां पर स्थित हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। ये जो मध्य हिमालय है बेटा, इस मध्य हिमालय को क्षेत्रीय आधार पर अलग अलग नाम से जाना जाता है, अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे इसको जम्मू कश्मीर में इसे पीर पंजाल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल के नाम से। लोकली इसके नाम अलग अलग है। ठीक है ना बेटा? अच्छा, इसके अलावा मैं आपके सामने लिख देता हूं, जम्मू कश्मीर में इसे किस नाम से जानते हैं आप? पीर पंजाल के नाम से जानते हैं। वैली से ही रिवर निकलती है ना? हाँ बेटा, पानी अगर बहेगा तो उन्हीं में से होकर के बहेगा, है ना? हाँ भाई, ऐसे ही साथियों हिमाचल प्रदेश में इसे धौलाधर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? धौलाधर। ये मतलब इनके रीजनल नाम है बेटा, जहां पर आप इनको रीजनल लेवल पर पढ़ते हैं। उत्तराखंड जो हिमाचल प्रदेश से अगला रेंज है, उसमें इसे नागटीवा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बेटा? नागटीवा। उत्तराखंड के बाद आप कहां पहुंच गए बेटा? नेपाल में पहुंच गए। नेपाल में इसे महाभारत के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? महाभारत। नेपाल में हिमालय को किस नाम से जानते हैं? सागर माथा के नाम से। किस नाम से जानते हैं? सागर माता के नाम से। यहां पर इसे किस नाम से जाना जा रहा है? महाभारत के नाम से। इसके बाद में नेपाल के बाद क्या आएगा बेटा? सिक्किम आएगा। क्या आएगा? सिक्किम आएगा। और सिक्किम में मेरे प्यारे साथियों इसे जिस नाम से जाना जाता है वो क्या है? डोकिया। क्या नाम है इसका? डोकिया नाम से जाना जाता है। ठीक है, सिक्किम के बाद आप एंट्री करते हैं भूटान में। कहां पर एंट्री करते हैं? भूटान में। और यहां पर इसे किस नाम से जाना जाता है? ब्लैक माउंटेन के नाम से। किस नाम से जाना जाता है? ब्लैक माउंटेन के नाम से जाना जाता है। ठीक है बेटा, ये कुछ तथ्य हैं जो आपको पता होने चाहिए। उसके बाद ये अरुणाचल में एंट्री कर जाता है तो अरुणाचल का ही पर्वत कहलाता है। कुंदन, ये बेटा वो नहीं है, वैली नहीं है, ये वैली नहीं है, ये पर्वत ही है। जैसे ये मुख्य हिमालय है बेटा, ये मध्य हिमालय है, वैली इनके बीच में स्थित है। याद हो जाएंगी जया, चिंता मत करिए, है ना? अभी एक दो बार अपन पढ़ेंगे तो याद हो जाएगी। जैसे मैं आपको बताऊं कि पीर पंजाल और जो मुख्य हिमालय है, पीर पंजाल और जो मुख्य हिमालय है उसके बीच में कश्मीर वैली स्थित है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? वैली मतलब घाटी। बेटा ऐसे समझिए, एक बात बताइए, ये एक पर्वत हो गया, ये एक पर्वत हो गया, इनके बीच की ये जो खाली जगह है ना बेटा, हाँ, ये सारे के सारे मध्य हिमालय के नाम है। ये सारे के सारे किसके नाम है? मध्य हिमालय के नाम है बेटा। ठीक है ना? क्लियर हो गया? हाँ सुष्मिता, बिल्कुल, आपने मैपिंग में भी पढ़ा था ये बात, बिल्कुल सही है। किसी को यहां तक तो कोई डाउट नहीं है ना? अच्छा, जैसे हमने कहा कि भाई पीर पंजाल और मध्य मुख्य हिमालय, इनके बीच में कौन सी वैली आ गई? तो कश्मीर वैली आ गई। जैसे मान लो मैंने आपके सामने यहाँ ड्राइंग बनाई, इसको ऐसे समझो, मैंने आपसे ये कहा उदाहरण के रूप में कि भाई ये एक पर्वत है बेटा,
ये दूसरा पर्वत है, ठीक है। अच्छा, ये हो गया मुख्य हिमालय, ठीक है। अच्छा, ये हो गया मध्य हिमालय। अब मध्य के तो नाम कुछ भी हो सकते हैं, मुख्य हिमालय तो मुख्य ही है। जैसे मान लीजिए कि मध्य हिमालय का नाम आपके पास में फेज वन, केस वन पीर पंजाल है। क्या नाम है? पीर पंजाल। तो आपसे पूछा जा रहा है कि हिमालय और पीर पंजाल, इनके बीच वाला जो ये वाला स्थान है, इसे आप किस नाम से जानेंगे? तो आंसर क्या हो गया? कश्मीर वैली के नाम से जानेंगे। किस नाम से जानेंगे? कश्मीर वैली के नाम से जानेंगे, कश्मीर वैली के नाम से, ठीक है। अच्छा, दूसरा हमने हिमाचल प्रदेश के अंदर पढ़ा था। अभी कौन सा पढ़ा था? अभी मैंने आपको पढ़ाया था, दो नाम पढ़ाए थे, धौलाधर और नागटीबा। क्या पढ़ाया था? धौलाधर और नागटीबा, नागटीबा। हाँ जी। अच्छा, इसके साथ साथ फिर मैंने तीसरा चौथा आपको पढ़ाया था महाभारत। महाभारत कहां पर है? नेपाल के अंदर। तो जो मुख्य हिमालय और महाभारत के बीच में है बेटा, इसका नाम क्या हुआ? इसका नाम हुआ काठमांडू वैली। क्या हुआ? काठमांडू। काठमांडू इसी जो शहर होते हैं ना बेटा, वो इन्हीं में स्थित होते हैं, वैलियों में स्थित होते हैं। नागटीबा और मुख्य हिमालय, इसके बीच में बेटा स्थित है कांगड़ा वैली, कांगड़ा वैली। ऐसे ही धौलाधर और मुख्य हिमालय, इनके बीच में स्थित है कुल्लू वैली। कौन सी स्थित है? कुल्लू वैली। और मुख्य हिमालय और पीर पंजाल के बीच में कश्मीर वैली। अब एक तरह से देखा जाए तो ये सारी वैली आपस में जुड़ी हुई हैं भाई, कंटिन्यूटी में आ गई ना बेटा। ये सिक्किम तक जब आप पहुंचते हैं ना, ये अच्छा सवाल है, मैं आपको ये बता देता हूं मेरे प्यारे साथियों। असल में जैसे अभी आप मुख्य और मध्य हिमालय देख रहे हैं, आइए मैं आपको कुछ तरीके बताता हूं। ये मुख्य हिमालय, ये मध्य हिमालय। अच्छा, ये मुख्य हिमालय, ये मध्य हिमालय, ये मुख्य हिमालय, ये मध्य हिमालय, ये मुख्य हिमालय। आप कुछ समझने का प्रयास करें तो आप ज्यादा बेहतर होगा। ये मैं कुछ कोशिश कर रहा हूं समझाने की, आपको बात अगर समझ में आ जाए तो। क्या? मैं आपको बताता हूं मेरे प्यारे साथियों, ये है पश्चिमी हिस्सा, पश्चिम हिस्सा किसका? हिमालय का। ये है पूर्वी हिस्सा। इनमें क्या हो रहा है? इनमें क्या है कि यहां पर मुख्य और मध्य, इनके बीच जगह बहुत ज्यादा है, जगह बहुत ज्यादा, जगह कम, जगह और कम, और कम, और कम। ये कश्मीर के निर्माण की एक थ्योरी है, ठीक है ना। ये माफी चाहूंगा, हिमालय के निर्माण की एक थ्योरी है, जिसके अंदर इसको मेरे प्यारे साथियों हुक थ्योरी कहते हैं बेसिकली। इसके अंदर जो शब्द यूज किया जाता है, जैसे गेट के कब्जे होते हैं ना बेटा, उस तरह की थ्योरी है ये। इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है मेरे प्यारे साथियों? हाँ, हुक की तरह से है, मतलब हमारा जो हिमालय है वो बिल्कुल दूसरे हिमालय से गेट की तरह खुलता और बंद होता है। अब आप पूछेंगे ऐसे कैसे? आइए मैं आपको बताता हूँ। हिंज थ्योरी जिसे आप कहते हैं, गेट में जो अपने कब्जे लगे होते हैं ना, अगर आपने कभी गेट को देखा हो तो आपका गेट जिस पिलर से कनेक्टेड है, अपने आसपास के अपने कमरे में देखिए जहां बैठ के पढ़ रहे हैं, उस गेट को देखिए। गेट जो दीवार से जुड़ा हुआ है, वहां पर हिंज बना हुआ है जिससे चिपका हुआ है, जहां से वो फोल्ड हो सकता है। वुडन गेट मतलब बंद या खुला, जहां से ये कनेक्टेड रहने वाला है यूं करके आपस में, कब्जा बोलते हैं हिंदी में। तो गेट ऐसे तो खुलता बंद होता है ना। जिस जगह पे जुड़ा हुआ है ये पूर्वी हिमालय, जिस जगह पे खुला हुआ है ये पश्चिमी हिमालय है। मतलब इधर तरफ देखिए, ये हिमालय का, अगर आप इस वाले पोर्शन को भी नोटिस करें, देखिए जरा, आप हिमालय के इस पोर्शन को भी नोटिस करें, देखें आप इधर, आपको यहां से समझ में आ जाएगा तुलनात्मक रूप से ये बहुत ज्यादा फैला हुआ है इस तरफ, इधर बहुत सकड़ा हो गया ये। आगे बात समझ में? क्लियर? सकरा क्यों हो गया है? इसके पीछे इसके निर्माण का कार्य बताया जाता है। क्यों बताया जाता है? क्योंकि कहते हैं, हालांकि ये थ्योरी आपके हिस्से नहीं आती है, यूरेशियन प्लेट से जब इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट टकराई थी, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जब टकराई थी इस पर्वत के निर्माण के समय, तो टक्कर में इधर टेथिस सागर था, ठीक है। तो ये टक्कर पहले हो गई, ये टक्कर भी हो गई होने को तो, लेकिन ये टकरा करके वापस आई। मतलब दो प्लेटें जब आपस में टकराई तो टकराई धड़ाम से, टकराते ही फोल्ड माउंटेन बन गया। लेकिन ये टकराने के बाद थोड़ी खुल गई। जैसे कई बार अगर आप लोग बहुत तेजी से कोई भी चीज, गेट को अगर बंद करेंगे तो वो बंद करने के बाद हल्का सा खुलता है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? आप अपने गेट को धार से बंद करिए, वो थोड़ा खुल जाएगा वापस। अब आराम से बंद करिए, वो फिक्स रह जाएगा। तो कहते हैं कि ये वाला जो हिस्सा है, मतलब सबसे पहले ये दोनों हिस्से तो जुड़ गए आपस में, यानी सबसे पहला संपर्क तो यही हो गया। फिर ये गेट की तरह बंद होने गया, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट चिपकते चिपकते यहां पर। तो ये मतलब सबसे पहले ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, ये दोनों आपस में जुड़ गए थे, जुड़ गए। अब ये जुड़ गए, अब जुड़ने के बाद में टक्कर होती हुई चल रही थी भाई। शुरुआत में दो प्लेटें यूं आ रही थी, यूं आकर जुड़ गई,
यहां पर फोल्ड माउंटेन का निर्माण हो गया। सबसे पहले यही जुड़ी है, इसलिए सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं इसी तरफ है। यहाँ की जितनी भी, यानी हिमालय की अगर औसत ऊंचाई देखोगे ना, तो पूर्व की तरफ ही सबसे ज्यादा है। इसकी अगर औसत ऊंचाई देखोगे तो पूर्व की तरफ ही उसकी ऊंचाई सबसे ज्यादा है। क्लियर? आप देखिए ना, आपको यहां सिक्किम दिखाई देगा, ये देखिए कंचनजंगा यहीं पर ही है। यहां पर नेपाल वाली जगह पर अगर मैं बात करूं तो एवरेस्ट यहीं पर है। इस तरफ ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं नहीं है। आ गई बात समझ में? तो ये सबसे पहले टकराई थी, तो यहां पर ऊंची श्रृंखलाएं मिली। अच्छा, अब क्या है, ये दोनों मिल गई, मतलब दो प्लेटें आ रही थी, यो मिल गई। अब मिलने के बाद काम आसान हो गया, क्योंकि ये तो कब्जे का काम कर रहा है। ये वाला जो मिलने वाला स्थान है कब्जे का काम कर रहा है। ये जाकर के यो धाड़, ये जाकर के यो धाड़। जब ये जाकर के यहां मिली, तो यहां मिलने के बाद में चूंकि गेट की तरह पहले जुड़ी हुई थी, तो हल्का सा यो सरक गई, यो गई, यो सरक गई, यो जाना चाहिए था, यो सरक गई। तो इस तरफ तो बन गई वैलियां, इस तरफ रह गए पर्वत। ऑब्वियसली बात है, जहां हिंज बना हुआ है, हिंज यही है, तो हिंज जहां पर है वहां वैली कैसे बन जाएगी? गैप में वैली। आ गई बात समझ में? तो यहां पर वैलियां बड़ी हैं, यहां माउंटेन्स बड़े हैं। आया मजा कुछ नया सीख के? ठीक है बेटा? नेपाल में भी वैली है। सिक्किम वाली साइड से आगे जब चलोगे ना, यहां वैलियां खत्म है, होने को वैलियां हैं। कश्मीर वैली में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि पूरा पूरा शहर बस जाएगा बहुत अच्छे से। यहां पर नेपाल की जो काठमांडू वैली है, ये तो देख के पता ही नहीं चलेगा कि पहाड़ है कि वैली है, बस पहाड़ थोड़ा नीचे है। कश्मीर में जाओगे ना आप, तो कश्मीर में जाओगे तो आपको बकायदा जहां डल लेक दिखाई देगी, वुलर लेक दिखाई देगी, ट्यूलिप गार्डन दिखाई देगा। मैं खुद गया हुआ हूं इस जगह पर, आपको प्रॉपर तरीके से दिखाई देगा कि ये पर्वत है, दूसरी तरफ इधर पर्वत है, बीच में एकदम प्लेनर है, बकायदा एयरपोर्ट है, गाड़ियां बिल्कुल नॉर्मल तरीके से चल रही हैं, सिंपल टेरेन पर चल रही हैं। ठीक है? आप लेकिन काठमांडू जाइए, काठमांडू वाली साइड में आपको प्लेस दिखाई नहीं देंगे, वहां पर ऊंचाई है अभी भी। वैली इसलिए बोल रहे तुलनात्मक रूप से थोड़ा सा जगह बीच में रह गया, गैप बहुत कम है। ठीक है? हाँ रश्मि, वो चोट नहीं थी बेटा, वो परसों क्या है, थोड़ा ज्यादा मोटिवेट हो गया था, तो गोवर्धन की परिक्रमा देने चला गया था, वहां छाला हो गया, वो छाला मैंने फाड़ दिया, वो दिक्कत हो गई। ठीक है, चलो क्लियर है, ये सारी चीजें हो गई, उम्मीद है समझ में आ गई होगी। अच्छा, फिर आती है शिवालिक श्रेणी की बात। शिवालिक श्रेणी में क्या है? हाँ, तो शिवालिक श्रेणी में क्या था मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर जो शिवालिक श्रेणी है, इस श्रेणी की जो एवरेज हाइट है वो 600 से 1200 मीटर है। इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पर मेरे प्यारे साथियों पर्वत श्रृंखला जो है बहुत छोटी रह जाती है ना, पर्वत श्रृंखला सब बहुत छोटी रह जाती है। फिर छोटी रह जाती है तो ये कहां पर है, ऑब्वियस सी बात है ना, तो यहाँ पर ग्रेट प्लेन्स और लेसर हिमालय, सिंपल सी बात है। ठीक है ना? हाँ, इसके बाद में मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर ये लेंथ, ये सब कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। अब ये छोटी छोटी चोटियां हैं, जैसे कि जम्मू कश्मीर में जम्मू हिल्स हो गई, है ना, इसके बाद में दाफला, मिरी, अबोर, मिश्मी, ये सारी पढ़ाऊंगा मैं लोकल लेवल पर, आप चिंता ना करें। इसके बाद में ये दुधवा रेंज कहलाती है, धांग रेंज, दुधवा रेंज उत्तराखंड में कहलाती है, चूरिया घाट ये नेपाल में कहलाती है। हालांकि मैंने ये पढ़ाई है, फिर भी एक बार याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये वाली रेंजेस तो मैं आपको याद कराने वाला हूँ। ठीक है बेटा? धांग रेंज और दुधवा रेंज। अब दुधवा को आप ऐसे याद कर लीजिए, आपको याद है दुधवा अपन ने नेशनल पार्क भी पढ़ा हुआ है उत्तर प्रदेश का, ध्यान है? तो वो जो दुधवा नेशनल पार्क है वो इस दुधवा रेंज के कारण ही है, उत्तराखंड और यूपी आपस में यही मिल रहे हैं, है ना, तो यहीं पर मिल रहे हैं मेरा। तो पीलीभीत जो आपका जिला सुना हुआ है वो इन्हीं दुधवा रेंज के आसपास का इलाका है। ठीक है? उधर की तरफ उत्तराखंड का काठ गोदाम वाला जो एरिया है वो दुधवा रेंज वाला एरिया है। हाँ, जहां हम जाते थे कॉलेज लाइफ में। ठीक है, तो ये हो गया क्लियर, आप लोगों की समझ में आ गया, चूड़िया, धांग, दुधवा, ये समझ में आ गया। क्लियर? नो प्रॉब्लम। यहां पर आपको मैंने मैप के माध्यम से दिखाने का थोड़ा सा प्रयास किया है, इधर देख लीजिएगा। तो ये पीछे की तरफ तो हो गया आपके सामने ट्रांस हिमालय, फ्रंट में हो गया, ये सारी बातें बताई थी मैंने आपको। अब हिमालय को दो भागों में और एक प्रकार से बांटा जाता है एरिया के हिसाब से। जैसे हिमाचल के साथ में कहा गया, हिमाचल हिमालय कहा गया जो सिंधु से लेकर सतलज के बीच में है, सिंधु नदी से लेकर सतलज नदी के बीच में कहा गया, जो ये पंजाब हिमालय, कश्मीर हिमालय कहलाया। सतलज से लेकर काली, यानी नेपाल के अंदर जो काली नदी है, यहां तक कहलाया क्या कहते हैं इसको, कुमाऊं हिमालय। इसके बाद में यहां से लेकर के तीस्ता नदी जो सिक्किम से आ रही है, इसके बीच में कहलाया नेपाल हिमालय। और यहां से लेकर के देहांग, जहां पर ये वाली नदी आ रही है, ब्रह्मपुत्र जो आ रही है, यहां पर कहलाया आसाम हिमालय, है ना। तो ये एरिया के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन है, बस इतना सा ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, फिलहाल के लिए मेरे प्यारे साथियों मैं आप लोगों को यही रोकूंगा, फिर हम कल पढ़ेंगे यहां से आगे। ठीक है, किसी को कोई भी समस्या हो तो बताएं। आइए,
मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, कल मैंने आपको माउंटेन्स पढ़ाना शुरू किया था और माउंटेन्स में हम यहां तक पढ़ चुके थे। कहां तक पढ़ चुके थे? शिवालिक रेंज के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर चुके थे, हिमालय का वर्गीकरण पढ़ चुके थे। ठीक है, काराकोरम, पीर पंजाब, ये कुछ लोकल नाम है जिनके बारे में आप लोग पढ़ रहे थे। आज जो हमारा पार्ट रहने वाला है वो है ईस्टर्न हिमालयन माउंटेन्स के बारे में, माउंटेन रेंजेस के बारे में। ठीक है, इसके अलावा हम जो आज पढ़ेंगे उसमें हमारे साथ में मेजर रूप से आने वाली है विंध्याचल की रेंजेस, इसके साथ साथ सतपुड़ा, इसके साथ साथ आपको पढ़ाना होगा वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट के साथ साथ जो ईस्टर्न घाट है उसका कुछ हिस्सा, और इनके साथ साथ ही आपकी मेजर जानकारियां पहाड़ों को लेकर के इंडिया से संबंधित खत्म हो जाएंगी। देखिए, ये पोर्शन ऐसा है माउंटेन्स वाला, वो कितने भी दिन पढ़ाया जाए उतना कम है। हमारे राजस्थान के अंदर अरावली को पढ़ने के लिए 2-2 दिन लग जाते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि एक इंडिया लेवल के एग्जाम में कितना पढ़ा जाना चाहिए। तो हम आपको मध्यम प्रकार की चीज पढ़ा दे रहे हैं, ना तो बिल्कुल यूपीएससी जितना डिटेल और ना ही रेलवे जितना एकदम कंक्रीट। तो एक बीच प्रकार का, जिससे कि स्टेट पीसीएस लायक कंटेंट निकल जाए और आप लोगों का एसएससी जितना एग्जाम आसानी से हो जाए। ठीक है ना? आइए, तो मेरे प्यारे साथियों, यहां पर हम लोग हैं इस समय पूर्वोत्तर भारत में। और जब हम पूर्वोत्तर भारत की बात करते हैं तो पूर्वोत्तर भारत के प्रमुख राज्य एक बार देखते हैं। सीडीएस हुआ, एफकेट हुआ, स्टेट पीसीएस हुआ, एसएससी का एग्जाम हुआ, ये सब इससे आसानी से क्रैक हो जाएंगे। इधर देखते हैं मेरे प्यारे साथियों, भूटान। भूटान के बाद में आपको जो राज्य दिखाई देता है दैट इज अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के बाद में आपको जो राज्य दिखाई देता है, मैं एक बार के लिए यहाँ पर बॉर्डर मार्क करना चाहूंगा ताकि आप लोगों को वो बॉर्डर्स अच्छे से याद आ जाएं। मेरे प्यारे साथियों, आपने यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश देखा जो यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ तक स्थित है। अरुणाचल प्रदेश के बाद में नागालैंड है। नागालैंड के बाद में ये वाला जो रेंज आपको दिखाई दे रहा है, ये केबुल लामजाओ वाला मणिपुर है, और इसके बाद में यहाँ आइजॉल वाला मिजोरम है। ये रहा। ठीक है, तो मैं आपके सामने कुछ राज्य लिखता चल रहा हूं। ये हो गया नागालैंड, इधर हो गया आप लोगों के लिए मणिपुर, इधर हो गया आपके लिए मिजोरम, मिजोरम। ठीक है, और ये बांग्लादेश के पेट में घुसा हुआ त्रिपुरा, ये त्रिपुरा। और यहां पर ये वाला जो पूरा की पूरा रेंज है, यहां से ये वाला, ये हो गया मेघालय। ठीक है, हम क्यों पढ़ रहे हैं अभी बताते हैं आपको। इसके बाद में जो राज्य बच गया, ये पूरा की पूरा बॉर्डर देखें आप, अगर आप अच्छे से देख पाए तो इसे नोटिस करिए, मैंने सारे के सारे बॉर्डर्स बोल्ड कर दिए हैं ताकि पहचानने में आसानी हो। बॉर्डर्स बोल्ड इसलिए किए हैं ताकि आपको आसाम का इंपॉर्टेंस पता चल जाए। देखते चलते हैं एक बार के लिए, अगर आप ध्यान से देखें तो ये रहा आसाम। आसाम के बॉर्डर किस किस से शेयर हो रहे हैं अगर हम वो देखें तो यहां देखिए, ये है वेस्ट बंगाल। कौन सा है? वेस्ट बंगाल। इसके अलावा इधर देखते हैं तो अरुणाचल प्रदेश से ये रहा आसाम का बॉर्डर। इधर देखते हैं नागालैंड के साथ में आसाम का बॉर्डर। इधर देखते हैं तो मणिपुर के साथ आसाम का बॉर्डर, मिजोरम के साथ, त्रिपुरा के साथ और मेघालय के साथ। यानी कि आसाम अकेला 7 राज्यों से बॉर्डर बना रहा है। कौन कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, वेस्ट बंगाल। ठीक है ना? तो ये इनके साथ में बॉर्डर बनाता हुआ हमको दिखाई दे रहा है। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। क्लियर? अगर मैं कहूं पूर्वोत्तर के जितने भी राज्य हैं उन सबके साथ में आसाम बॉर्डर बनाता है। देश की अगर मैं बात करूं तो आसाम जो है वो भूटान के साथ बॉर्डर बना रहा है और बांग्लादेश के साथ बॉर्डर बना रहा है। बांग्लादेश के साथ इसके 2 बॉर्डर साझा हो रहे हैं, एक इधर की तरफ और एक त्रिपुरा और मेघालय के बीच में बांग्लादेश के साथ बॉर्डर साझा हो रहे हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद में और कौन सी बात जानने की है, आइए ध्यान से देखते हैं। साथियों, यहां पर आज हम पढ़ रहे हैं पर्वतों के बारे में। ये जो आपको यहां पर पहाड़ी दिख रही है जिसका नाम है दाफला पहाड़ी। क्या नाम है? दाफला। दाफला पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। दाफला के बाद में आपके लिए यहां पर एक पहाड़ी दिखाई दे रही है जिसका नाम मिश्मी है। दाफला और मिश्मी दोनों ही शिवालिक के हिस्से आती हैं, यानी कि शिवालिक का ही पार्ट समझी जाती हैं। इसके बाद में पटकाई बूम पहाड़ी, ये जो आपको येलो येलो डार्क रंग का जो दिखाई पोर्शन दे रहा है, ये असल में पहाड़ियां हैं। दाफला पहाड़ी, मिश्मी पहाड़ी और इधर की तरफ पटकाई बूम। पटकाई बूम नागालैंड और अरुणाचल के बीच में दिखाई दे गई। यहां से काम थोड़ा आसान हो जाता है। नागालैंड में नागा हिल्स हमको दिखाई दे रही हैं। इसके बाद में अगर हम बॉर्डर पर चलें तो हमें ये पहाड़ी रेंज कुछ यों मुड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। हालांकि ये वाला जो एरिया है जिसको कलर यहाँ नहीं पहुंचाया गया है, ये भी कुछ पहाड़ियां हैं। इन्हें मणिपुर की पहाड़ियां ही कहते हैं, मतलब राज्य के हिसाब से मणिपुर की पहाड़ियां ही कहते हैं। ठीक है ना? इसके साथ में ये वाला जो आपको बरेल दिख रहा है, ये नागा हिल को गारो खासी जैंतिया से जोड़ रहा है। किससे जोड़ रहा है? गारो खासी जैंतिया से जोड़ रहा है। कौन? बरेल की पहाड़ियां। इसके साथ साथ बरेल के ऊपर की तरफ यानी आसाम में स्थित है मिकिर की पहाड़ियां। अब आपसे सवाल पूछा जाएगा, अच्छा, और मिजोरम में है मीजो पहाड़ियां, त्रिपुरा में त्रिपुरा की पहाड़ियां हैं, राज्य के हिसाब से हैं यहाँ पर। असल में जिनके साथ में राज्य के नाम जुड़ गए वो सवाल टफ नहीं होता। टफ तो ये होता है कि पटकाई बूम पूछ लिया गया कौन से राज्य में स्थित है, तो अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में स्थित है। आपसे पूछ लिया क्या मिकिर पहाड़ियां
आसाम में स्थित है या अरुणाचल प्रदेश में, तो आपको सवाल करना होगा। बरेल की पहाड़ियां जो है वो आसाम, मणिपुर और नागालैंड तीनों में विस्तृत हैं, ये आपको पता होना चाहिए। गारो खासी जयंतियां मेघालय में स्थित है, ये पता होना चाहिए। क्लियर है? कहने का अर्थ यह है कि जिनके नाम राज्य से मैच नहीं कर रहे, जैसे दाफला, मिशमी, पटकाई बूम, मेकेर, बरेल, गारो खासी जयंतिया, ये आपको पता होनी चाहिए कि कहां पर स्थित है। इनके साथ में मेरे प्यारे साथियों, सर सब रिटर्न में है। हाँ बिल्कुल सब रिटर्न में है, ये सारा कंटेंट मिलेगा आप लोगों को, चिंता ना करें। अरे भाई एक विद्यार्थी जो है वो बहुत देर से जो है परेशान हो रहा है यूपीएसआई के लिए, आईपीसी सीआरपीसी। बेटा पॉइंट क्या है कि पढ़ाने के लिए समय की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है, और समय मतलब मेरे पास इतना सीमित है कि मैं समय जिस दिन निकालता हूं उस दिन महाभारत हो जाती है यार, क्योंकि खुद का भी थोड़ा पढ़ना लिखना मेरे लिए भी रहता है ना। आप लोगों को पढ़ाने से पहले पढ़ना भी पड़ता है बेटा, और फिर खुद की पढ़ाई भी मैं करता रहता हूं, तो उतना ही समय निकलता है जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूं। ये मेरी एक्सट्रीम पर चल रहा हूं, है ना। थोड़ा पढ़ लेना, बाकी ज्यादा समस्या है तो अंत में डिस्कस कर लेना। तो पहाड़ियां याद हो गई, दाफला, मिशमी, पटकाई, नागा, मिशमी, बरेल, गारो खासी जयंतिया, और यहां पर मिजोरम। ठीक है, चलिए अब इधर आ जाइए। अब एक बार के लिए हम इनका अभ्यास कर लेते हैं एक ब्लैंक मैप के ऊपर, राज्य के हिसाब से। आ जाइए, ये हमारे पास में ब्लैंक मैप स्थित है, इसे थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। सुबह वाली हाफ क्लास करा चुका हूं भाई, आप देखिए तो सही, एक बार सर्च तो करिए। करा चुका हूं, टेलीग्राम पे लिंक भी शेयर कर चुका हूं, थोड़ा सा कष्ट आप लोग भी कर लीजिए। हाँ जी, यहां पर एक पहाड़ी स्थित है, नाम बताइए क्या है? पहाड़ी ए, नाम बताइए। दाफला, क्या नाम है? दाफला। अच्छा, इसके बाद में पहाड़ी बी, पायल, बिल्कुल सही। और कोई? बिल्कुल, कुंदन, रुचि, बिल्कुल सही। मिशमी, ठीक है। इसके बाद में इधर एक पहाड़ी, सी नंबर पहाड़ी, पटकाई बूम, पटकाई बूम, ठीक है। इसके बाद में पटकाई बूम के बाद में आप नागालैंड आ चुके हैं। नागालैंड में नागा हिल्स, ठीक है। ऐसे ही हिल्स की बात की जाए तो हर स्टेट में अपनी अपनी हिल्स है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हम इस तरफ मुड़ गए, इसको नाम दिया मैंने डी। बताइए ये क्या है? बरेल की पहाड़ियां, बरेल। अच्छा, इसके बाद में इधर की तरफ पहाड़ियां थी, इसको मैंने ई नाम दिया, मिकिर की पहाड़ियां, मिकिर। अच्छा, यहां तीन वर्ल्ड फेमस, एफ कर दिया मैंने। एफ का नाम बताइए। गारो, गारो, इधर खासी, इधर जयंतिया, जयंतिया। इधर ही है उमराई की पहाड़ियां, जहां पर अपन लोग एक्सरसाइज करते हैं, संप्रति, अगर आपने नाम सुन रखा हो, है ना। बांग्लादेश के साथ अपन की एक एक्सरसाइज होती है ना। तो वो हम छोटी मोटी किसी पहाड़ी का नाम होगा। बोलिए, कुछ याद हुआ? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए, तो ये हो गया हमारे पूर्वोत्तर की पहाड़ियां। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथियों। पूर्वोत्तर की पहाड़ियों के बाद में अब हम चलते हैं साथियों आपके साथ में विंध्याचल और सतपुड़ा। कुछ फैक्ट्स हैं, जरा देख लेते हैं। आइए साथियों, सतपुड़ा रेंज जो है इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ सतपुड़ा, महादेव और मैकाल, MMS। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, सतपुड़ा तीन पहाड़ियों से मिलकर के बना हुआ है। कौन कौन सा? सतपुड़ा, महादेव और मैकाल। अच्छा, महादेव हिल जो है इट इज लाइज इन द ईस्ट ऑफ सतपुड़ा, मतलब सतपुड़ा यदि यहां है तो इसके ईस्ट में महादेव स्थित है, और महादेव के ईस्ट में मैकाल स्थित है। ठीक है, अच्छा, मैकाल हिल, अब देखिए महादेव ईस्ट में बता दिया, ये महादेव के ईस्ट में कौन है? मैकाल। तो मैंने यही तो कहा आपसे, सतपुड़ा, महादेव, मैकाल। अच्छे से याद है सभी को? ठीक है, महादेव हिल्स हो गया। अमरकंटक प्लेट्यू इज ए पार्ट ऑफ मैकाल हिल्स। ये कहां पर है? अमरकंटक, मैकाल में। ये रहा मैकाल। इसी की एक चोटी जिसका नाम क्या हो गया? अमरकंटक। किसके लिए जाना जाता है? अमरकंटक, नर्मदा नदी के लिए। किसके लिए जाना जाता है? नर्मदा। अच्छा, एक नदी और निकलती है इसके बगल में से, जो कि सीधा गंगा जी की तरफ जा रही है, सोन नदी। इसके फुट हिल्स में से भी एक नदी निकलती है जो बंगाल की खाड़ी की तरफ जा रही है, लेकिन वो इसके साथ नहीं है, वो महानदी, मतलब इसमें से नहीं निकल रही है लेकिन इसके फुट हिल्स में से, यानी कि स्पीक से नहीं, इसके आसपास के इलाकों से, लेकिन वो बंगाल की खाड़ी की तरफ जा रही है। तो एक प्रकार से ये एक वाटर डिवाइड है, इधर भी पानी, इधर भी पानी, इधर भी पानी, ऐसे जा रही है। ठीक है, अच्छा, सतपुड़ा रेंज इज लॉन्गर देन दी विंध्या रेंज। ये सतपुड़ा जो रेंज है ये विंध्या रेंज से ज्यादा बड़ी है, ऑब्वियस सी बात दिख भी रही है। 900 किलोमीटर लंबी है, नर्मदा नदी इसी से निकलती है, और तापी नदी भी इसी के साथ में ओरिजिनेट होती है। अच्छा,
इसके अंदर जो हाईएस्ट पीक है वो कौन सी है? धूपगढ़ पीक है इसकी, मतलब किसकी? सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? धूपगढ़। कहां पर स्थित है ये? पचमढ़ी में। यहां पर घूमने लायक एक स्थान है पचमढ़ी में, ठीक है। हाँ जी, ये पैरेलल है विंध्या रेंज के साथ में। किसके साथ पैरेलल है? विंध्या रेंज के साथ में पैरेलल है। और ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में फैली हुई है। कहां पर फैली हुई है? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में फैली हुई है। क्लियर? चलिए, हाँ भाई, ये विद्यार्थी कह रहे हैं वीडियो अटक रहा है। एक पोल में पोल करा लेता हूं, एक बार मुझे बता दीजिए क्या मैं आपको सही से सुनाई और दिखाई पड़ रहा हूं? ये सारी चीजें फैक्ट्स यदि याद करा दूंगा अभी की अभी, इससे ज्यादा आपको कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। सभी को सही सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है? ठीक है, तो भैया जिनका अटक रहा है कृपया करके वो अपना इंटरनेट चेक कर लें, शायद खत्म हो गया होगा। ठीक है, चलिए, हाँ जी, आइए मेरे प्यारे साथियों, अब हम इसको थोड़ा मैप में लेकर के चर्चा कर लेते हैं कि ये कहां की बातें हो रही हैं। देखो बेटा, हम लोग इसे लेकर चलते हैं थोड़ा सा इस तरफ। ये रहा आपके सामने पहाड़ियां, ये था अरावली पर्वत श्रृंखला। अरावली शायद आपको यहां पर इतना अच्छे से दिखाई ना दे, लेकिन विंध्या जो है मैं आपको यहां दिखाने का थोड़ा सा प्रयास कर सकता हूं। ये देखिए, थोड़ा जूम करना पड़ेगा। हाँ जी, ये मध्य प्रदेश राज्य है। कौन सा वाला? ये जो राज्य हमें दिख रहा है ये मध्य प्रदेश है। इसके बॉर्डर पर हमें दिख रहा है ये गुजरात है। कौन सा है? गुजरात। अब विंध्या और सतपुड़ा दोनों इस प्रकार से स्थित हैं, यानी कि ऊपर की तरफ विंध्या, नीचे की तरफ सतपुड़ा। अच्छा, इन दोनों के बीच में नर्मदा होकर के बह रही है। इन दोनों के बीच में होकर के क्या बह रही है? नर्मदा होकर के बह रही है। ठीक है ना? अच्छा, अब जब सतपुड़ा की हम बात करते हैं तो सतपुड़ा खुद अपने आप में कुछ पहाड़ियों के मिलकर के बना हुआ है। वो कौन कौन सी पहाड़ियां हैं? मैंने कहा मैकाल की पहाड़ियां। ये रही मैकाल की पहाड़ियां। ये मध्य प्रदेश और इसके पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में मैकाल की पहाड़ियां दिखाई दे रही हैं। इसके बाद में महादेव की पहाड़ियां, मैंने कहा ना 3 पहाड़ियों से मिलकर के बना होता है। और तीसरी है सतमाला की पहाड़ियां। असल में जिसे हम सतपुड़ा की पहाड़ियां कहते हैं वो लोकल लेवल पर सतमाला के नाम से जानी जाती है। जिसे हम सतपुड़ा कहते हैं, सतपुड़ा ये रेंज है पूरा की पूरा। इसके बीच में एक और पहाड़ी थी जिसका नाम गविलगढ़ पहाड़ी था। क्या नाम था? गविल की पहाड़ियां थी जो इस नीचे की तरफ स्थित थी। क्लियर है? अच्छा साथियों, इसके अलावा और कौन कौन सी है आइए देखते हैं। हम लोगों ने यहां पर सतमाला, गविलगढ़ और महादेव और मैकाल, मैंने 3 प्रमुख आपको पढ़ाई थी, मैकाल, महादेव और सतपुड़ा। बीच में एक पहाड़ी और घुस गई जिसका नाम क्या हो रहा है? गविलगढ़ की पहाड़ियां हो रहा है। क्लियर? यहां तक किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके साथ साथ अगर अब हम चलते हैं विंध्या रेंजेस पर, तो विंध्या रेंजेस में मेरे प्यारे साथियों आपको यहां पर एक पहाड़ी दिख रही है, कैमूर की पहाड़ी। अभी आते हैं आपको लेकर के, और इधर की तरफ चलिए, आपको मैं यहां पर कुछ और जरूरी जानकारियां इसके बारे में भी बताता हूं। देखिए साथियों, विंध्या जोग्राफिकली सेपरेट्स इन दी नदर्न इंडिया फ्रॉम सदर्न इंडिया एज इट रन्स अक्रॉस दी सेंट्रल इंडिया। ये शुरू होता है, 1200 किलोमीटर लंबा है, गुजरात से शुरू होकर के बिहार के सासाराम तक जाता है। बिहार के सासाराम तक जाता है, तो लंबाई इसकी तुलनात्मक रूप से क्या हो गई? ज्यादा हो गई। और ये अपने डायमंड डिपॉजिट्स के कारण जाना जाता है। क्यों? क्योंकि जो पन्ना वाला क्षेत्र है मध्य प्रदेश का, वो असल में विंध्या वाले रेंज में ही पाया जा रहा है। क्लियर है? चलिए, 1 मिनट के लिए मैं आपके सामने हाजिर हो रहा हूं। 1 मिनट पेशेंस करिए प्लीज। कि कौन कौन सी पहाड़ियां उपस्थित हैं। कौन सा सागर है? कल वाला सागर है? नहीं, उसको तो मैंने ब्लॉक कर दिया है। मेरे प्यारे साथियों सुनिए ध्यान से। तो हम विंध्या की बात कर रहे थे, तो मैंने आपको क्या कहा, जिस प्रकार से हम लोगों ने यहां पर पहाड़ियां देखी, कौन कौन सी पहाड़ियां देखी, एक बार मैं फिर से जूम करके आपको बता देता हूं। इधर देखिए, आप लोगों ने सतपुड़ा की प्रमुख पहाड़ियां देख ली थी। कौन कौन सी देख ली थी? मैकाल, महादेव, ये गविलगढ़ और सतमाला। ठीक इसी प्रकार से विंध्या के अंदर भी हम लोग कुछ पहाड़ियां देखते हैं। और जो विंध्याचल रेंज है ना साथियों, वो तुलनात्मक रूप से ज्यादा लंबी है। और ये यहां से शुरू होके यूपी में होते हुए कहां तक जा रही है? बिहार के सासारामगढ़ तक जा रही है। यहां पर जो आप लोग कैमूर हिल्स देख रहे हैं, इन कैमूर हिल्स के साथ साथ अगर मैं इसमें और जुड़ी हुई पहाड़ियों के बारे में बात करूं, तो यहां जहां से ये शुरू होता है गुजरात के किनारे से, तो यहां पर विंध्या पर्वत शुरू होता है। कौन सा पर्वत शुरू होता है? विंध्या पर्वत। और ये आप देख रहे हैं, यहां पर आपको भांडेर प्लेट्यू दिखाई दे रहा है। असल में भांडेर प्लेट्यू नहीं, भांडेर एक पर्वत भी है यहां पर। कैमूर के साथ साथ यहां पर भांडेर नामक एक पर्वत भी है। और ये जो विंध्या रेंज आपको दिखाई दे रहा है, असल में विंध्या नामक यहां पर एक पहाड़ी है जो पाई जाती है। ठीक है ना? अच्छा, इसके साथ साथ ये भांडेर, कैमूर और भारनेर, इस भांडेर के साथ साथ यहां पे एक नाम और आता है जिसका नाम है भारनेर। नाम क्या है? भारनेर नामक मेरे प्यारे साथियों यहां पर एक पहाड़ी है जो पाई जाती है। और इसके अंत में यहां से आगे थोड़ा और आगे चलते हैं तो यहां पर एक पहाड़ी पाई जाती है जिसका नाम है पारसनाथ की पहाड़ी।
जिसका नाम है पारसनाथ की पहाड़ी। कौन सी? पारसनाथ की पहाड़ी। ठीक है, तो ये इसकी कुछ पहाड़ियां हैं। कैमूर हिल्स हो गई, पारसनाथ हो गई, भांडेर को बाड़मेर के नाम से, और इधर की तरफ विंध्या के नाम से कुछ प्रमुख पहाड़ियां हैं, जिनके बीच में से होकर के नर्मदा और सतपुड़ा के बीच में से होकर के ये बह रही है। इनके नीचे की तरफ यानी कि नर्मदा के जस्ट नीचे की तरफ, ये सॉरी सतपुड़ा के जस्ट नीचे की तरफ यानी साउथ में से तापी नदी बहती है, और तापी जहां से बहती है उसके बाद में फिर अजंता पहाड़ियां हैं। अजंता पहाड़ियां जो हैं उनके और सतपुड़ा के बीच में तापी नदी बहती है। ठीक है ना? तो एक प्रकार से अगर इसको केवल एक सिंपल पेज पर समझाने का प्रयास किया जाए, क्योंकि ये पहाड़ियां ऐसी तो होती नहीं है कि आप लोगों ने जैसे पढ़ ली बस सिंपल सा एक लाइन खींच दी कि ये पहाड़ी होती होगी, बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। ये पहाड़ियां रेंडमली डली होती है, जैसे कुछ पहाड़ियां यहां हो गई, कुछ पहाड़ियां यहां हो गई, कंटिन्यूटी नहीं है। ये इस प्रकार से बनी हुई पहाड़ियां हैं, ये इस प्रकार से बनी हुई पहाड़ियां, लेकिन एक रेंज में होने के कारण इन्हें एक साथ पढ़ लिया जाता है। मतलब यूं समझ के चलिएगा, जैसे अगर मान लीजिए मैंने कहा आपको कि ये पूरी की पूरी रेंज जो दिख रही है ये विंध्या रेंज है, ये सतपुड़ा रेंज है, इसके बीच में स्थित यहाँ पर नर्मदा नदी है, मैंने ये कहा। ऐसे ही मैंने यहाँ पर स्थित एक नदी जिसका नाम बता दिया तापी नदी है, ये यूं समझने का प्रयास करिए। ये तापी हो गई, ये नर्मदा हो गई, है ना? तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि ये जो छोटी छोटी पहाड़ियां हमको दिख रही हैं, इनका इंडिविजुअल इंपॉर्टेंस आपको पहाड़ियों के रूप में याद रखने का है, सीरीज के रूप में नहीं। ऑन मतलब इन सबको एक साथ मिलकर के तो आपने विंध्या पढ़ा हुआ है, ऐसे ही इन सबको एक साथ मिलकर के आपने सतपुड़ा पढ़ा हुआ है। बट द मेजर पॉइंट इज कि ये विंध्या और सतपुड़ा जब हम शब्द यूज करते हैं तो यहां पर कुछ पहाड़ियों के नाम निकल निकल करके आते हैं। जैसे अगर मैं बात कर रहा था कि सतपुड़ा के अंदर नाम दीजिए, तो हमको MMS याद रह गया था। MMS में मैकाल, महादेव, सतपुड़ा, और बीच में यहां पर बताइए इसका नाम क्या था? गविलगढ़। बस ऐसे ही आपको याद रखना है। अब ये सतपुड़ा रेंज है जिसमें छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, जैसे ये दिखा दिया मैंने महादेव, ये दिखा दिया मैंने मैकाल, इनके बीच में यानी कि सतपुड़ा रेंज। अच्छा, सतपुड़ा रेंज के बाद में अगर मैं एक रेंज और दिखाऊं इधर की तरफ, ये एक पहाड़ी है, इस पहाड़ी का नाम क्या है? अजंता रेंज। तो एक प्रकार से अजंता और सतपुड़ा के बीच में कौन बह रहा है? तापी बह रही है। ऐसे ही साथियों यहां से ऊपर की तरफ यानी नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ की तरफ अगर हम चलते हैं तो हमें यहां पर कुछ पहाड़ियां दिखाई देती हैं। इनमें से मैंने आपको यहां पर एक पहाड़ी बताई थी जिसका नाम क्या था? कैमूर की पहाड़ी। इधर की तरफ बताई थी पारसनाथ की पहाड़ी। क्या बताई थी? पारसनाथ की पहाड़ी। ऐसे ही इधर की तरफ बताई थी भारनेर की पहाड़ी। ऐसे ही इधर की तरफ बताई थी विंध्या की पहाड़ी। क्या बताई थी? विंध्या की पहाड़ी। आपको ये पहाड़ियों के नाम याद रह जाएं इतना पर्याप्त है, कहां पर स्थित है ये याद रह जाएं इतना पर्याप्त है। ठीक है ना? चलिए, इसके बाद में हमने सतपुड़ा पढ़ ही लिया। अब चलते हैं हम तीसरे पर्वत की तरफ जिसका नाम है अरावली पर्वत। अरावली पर्वत जो है मेरे प्यारे साथियों, ये गुजरात से शुरू होकर के दिल्ली तक जा रहा है, ये पूरा की पूरा। ठीक है? अच्छा, गुजरात से शुरू होकर के दिल्ली तक कहां जा रहा है? तो गुजरात के पालनपुर से शुरू होकर के ये जो है यहां पर दिल्ली में रायसीना हिल्स तक जा रहा है। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। ये दुनिया का सबसे पुराना पर्वत कहलाता है। क्या कहलाता है? सबसे पुराना पर्वत कहलाता है। 800 किलोमीटर, वैसे तो 696 किलोमीटर किताबों में लिखा हुआ है। इट रन्स फ्रॉम दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात। ये चीज लेकर के कई बार पूछ लिया जाता है कि क्या ये हरियाणा में होकर निकलता है? तो साथियों महेंद्रगढ़ जिला है हरियाणा के अंदर, महेंद्रगढ़ उसमें से, और थोड़ा सा रेवाड़ी, इन दोनों जिलों में से इसकी थोड़ी बहुत चोटियां हैं जो निकलती हैं। अदरवाइज मतलब ऑब्वियस ही बात है, दिल्ली जाना है अगर राजस्थान से तो बीच में हरियाणा तो आएगा ही आएगा आएगा। हाँ, नारनौल के पास से, बिल्कुल कमल, ठीक है ना बेटा? माउंट आबू अमित उस जगह का नाम है, वहां पे चोटी है, उसका नाम गुरु शिखर है। ठीक है ना? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और क्यों है मेरे भाई? ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इसका जो मेजर रोल है वो राजस्थान को रेगिस्तान बनाने में है। राजस्थान को रेगिस्तान बनाने में इसका योगदान है। क्यों? क्योंकि इसके पैरेलल हो जाता है साउथ वेस्ट मानसून। जो भारत में आने वाला साउथ वेस्ट मानसून है वो अरावली के पैरेलल होकर के निकलता है, और इस कारण से राजस्थान में बारिश नहीं होती, और राजस्थान में रेगिस्तान का ये एक प्रमुख कारण बनता है। गुरु शिखर इसकी सबसे ऊंची चोटी है, जो कि मतलब राजस्थान का इकलौता एक हिल स्टेशन है। उदयपुर जो है मेरे प्यारे साथियों, जिसे नॉन एज वेनिस ऑफ ईस्ट के नाम से जाना जाता है, ये अरावली माउंटेन्स पर ही स्थित है। अरावली से कुछ प्रमुख नदियां निकलती हैं, जैसे बनास नदी, लूनी नदी और साबरमती नदी। बनास नदी चंबल की नदी है, चंबल में जाके मिलती है, और ये चंबल में मिलकर के फिर यमुना में मिलती है, यमुना जाके गंगा में मिलती है, यानी कि बनास गंगा तक जाता है। लूनी नदी निकलती अरावली से है और रेगिस्तान में विलुप्त हो जाती है, कच्छ के अंदर जाकर के लुप्त हो जाती है। साबरमती निकलती है यहां से और गुजरात के अंदर होते हुए गल्फ ऑफ कच्छ में जाकर, ये गल्फ ऑफ खंबात में जाकर के गिर जाती है। ठीक है ना? हाँ जी साथियों, यहाँ पर बड़ी संख्या में इसी पर्वत श्रृंखला में मार्बल रेंजेस स्थित हैं। कौन सी स्थित है? मार्बल के डिपॉजिट्स जो है ना वो स्थित हैं, जिनमें से आपने बहुत सारी चीजें सुनी होंगी, होपफुली आपको याद हो। तो आप लोग जब भी राजस्थान का नाम सुनते हैं तो मकराना मार्बल्स का नाम सुनते हैं, किशनगढ़ मंडी का नाम सुनते हैं, आगरा का ताजमहल जिस मार्बल से बना हुआ है वो मकराना मार्बल है, वो इसी अरावली के अंदर से निकला हुआ मार्बल है। मतलब वर्ल्ड के अंदर सेकंड बेस्ट मार्बल, इटालियन मार्बल के बाद में इसी का नाम आता है। ठीक है ना? ठीक है, ये कुछ बेसिक जानकारियां हो गई जो आपको पता होनी चाहिए। अब चलते हैं साथियों इटालियन मार्बल, इटली का।
हाँ जी, वेस्टर्न घाट ये रहा आपके सामने, ये देखिए वेस्टर्न घाट। ठीक है। हाँ जी, अब इस वेस्टर्न घाट को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट जिस जगह मिलते हैं, इसे साथियों नीलगिरी पर्वत के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? नीलगिरी पर्वत के नाम से। देखिए, वेस्टर्न घाट के बारे में पढ़ाने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन हमारा जो प्रयास है ना, वो केवल आपको इतना पढ़ाना है कि भाई आपके थोड़े बहुत जो मेजर सवाल है वो इससे बन जाए। ठीक है ना? आइए, तो हम लोग इसको पढ़ा रहे हैं आपके सामने कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ में। क्या कि ये 1600 किलोमीटर लंबा है। दमन दीव में से जो दीव वाला आइलैंड है, दमन तो एक तरफ चल गया खंबात के उत्तर की तरफ, और दक्षिण की तरफ दीव है ना? ये गुजरात से निकल के कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। ठीक है, अगर मैं मैप में से दिखाऊं तो असल में ये जो क्षेत्र आप देखते हैं ना, ये दादर नागर हवेली, दमन दीव, ये जो क्षेत्र है साथियों, यहां से ये वाला जो क्षेत्र है, यहां से शुरू होकर के गुजरात के अंदर से ये शुरू होकर के चला गया और नीचे की तरफ कन्याकुमारी तक ये जाता है। कन्याकुमारी जो लास्ट पॉइंट है। ठीक है ना? अच्छा, इसके बाद क्या है? इसके अंदर कुछ माउंटेन रेंजेस हैं। अब देखिए, कुछ जो जोग्राफियन है, जोग्राफिस्ट हैं, वो नीलगिरी को इसका हिस्सा नहीं मानते। वो ये मानते हैं कि यहाँ के बाद में ये सब एक हो गए, ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट। अन्नामलाई, कार्डेमम, ये जो पहाड़ियां हैं, इन्हें वेस्टर्न घाट का हिस्सा नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? इसके पीछे रीजन बताता हूँ कि वेस्टर्न घाट वेस्ट से आ रहा है, ईस्टर्न घाट ईस्ट से आ रहा है, दोनों यहाँ मिल गए। इसके बाद में फिर आप चल के कार्डेमम की पहाड़ियां पढ़ते हैं, अन्नामलाई की पहाड़ियां पढ़ते हैं। ये जो है, ये पहाड़ियां चूंकि दोनों के मिलने के बाद बनी है, तो लोग इनका हिस्सा नहीं मानते, लेकिन हमको तो सब कुछ पढ़ना है, तो हम इसको लपेट दे रहे हैं वेस्टर्न घाट में। ठीक है ना? अच्छा, इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो केरला में स्थित अन्नामलाई पहाड़ी है, जिसकी कुल ऊंचाई 2695 मीटर है। मजेदार बात देखिए, ये पर्वत श्रृंखला उत्तर से दक्षिण की तरफ जब चलता है तो इसका ऊंचाई बढ़ता चला जाता है। यानी कि ये पर्वत श्रृंखला जो अरब सागर के पैरेलल चल रही है, ये नीचे की तरफ जाते जाते ऊंची होती चली जाती है। यानी कि इसकी पहाड़ियों के पीक ऊंचे होते चले जाते हैं। साथियों, भारत के अंदर ये जितने भी क्षेत्र हैं, यहां पर सबसे अधिक बायोडाइवर्सिटी भारत की पाई जाती है। मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी यहां पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? क्योंकि जो वेस्टर्न घाट है उस पर साउथ वेस्ट मानसून के कारण बारिश आती है। साउथ वेस्ट मानसून जो अरावली के पैरेलल था, जो कि यूं निकल गया सीधा लेते हुए, वो यहां पर इसका अवरोधक बना हुआ है, जिसके कारण महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका और केरला, इसमें जबरदस्त बारिश प्राप्त होती है और सघन वन पाए जाते हैं। तो वेस्टर्न घाट जो है भारत का, वो सर्वाधिक जैव विविधता वाले क्षेत्रों में से एक है। इसके बाद में साथियों आगे बढ़ते हैं। साथियों, यहां पर वर्ल्ड हेरिटेज यूनेस्को साइट उपस्थित है। इट इज ए होम ऑफ इंडियन फ्लोरा एंड फौना। 1500 से अधिक प्रकार की, मेरे प्यारे साथियों, वर्ल्ड के जो प्रमुख हॉटस्पॉट हैं उनमें से एक है वेस्टर्न घाट। 1500 से अधिक प्रकार की इंडिजीनियस प्रकार की चीजें यहां पर पाई जाती हैं। ये वही वेस्टर्न घाट हैं जो भारत के पेनिनसुलर हिस्से में, पेनिनसुलर हिस्से का मतलब क्या हुआ? यहां से लेकर के यहां तक जो भी तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ हिस्सा है, उसमें बहने वाली प्रमुख नदियों का सात स्रोत है, जैसे गोदावरी नदी, नदी, कावेरी नदी, ये सारे वेस्टर्न घाट में हुई बारिश के कारण ही पानी पाती हैं। हॉटस्पॉट सामान्यतः मेरे प्यारे साथियों भारत में दो ही हॉटस्पॉट हैं, और मतलब दुनिया के अंदर हॉटस्पॉट की मेरे पास कैलकुलेशन नहीं है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 18 या 25, मुझे कंफर्म नहीं है, मैं इसलिए एग्जैक्ट फिगर नहीं बता पाऊंगा। हॉटस्पॉट सामान्यतः उन क्षेत्रों को कहा जाता है जो पर्यावरण के रूप में मतलब दुनिया के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो, लेकिन उनको खतरा हो। ठीक है ना? इंडिया में बेटा मतलब बॉर्डर जो है तीसरा सुमात्रा जावा वाले से टच होता है। जो तीसरा और चौथा आप जो कह रहे हैं ना, उन्हें वो तो 4 से टच होता है। इंडिजीनियसली हमारे पास 2 है। ठीक है? हाँ, एक सुमात्रा जावा से होता हुआ निकलता है, अंडमान से होते हुए सुमात्रा जावा होते हुए निकलता है, एक बर्मा से होकर निकलता है। ठीक है, लेकिन हम कंसीडर 2 को ही कर रहे हैं जो प्रॉपर इंडिया में है। हाँ जी, इसके साथ ही मेरे प्यारे साथियों आपके सामने नदर्न सेक्शन बोले तो वेस्टर्न घाट के 2 हिस्से कर दिए गए। कौन कौन सा? हॉटस्पॉट कभी पढ़ा देंगे, अभी रुक जाइए, हॉटस्पॉट पर मत जाइए बुद्धिजीवियों। जो चीज नहीं है उस पर ज्यादा दिमाग लगा रहे हैं आप। देखिए, सभी बुद्धिजीवियों का दिमाग एक साथ चालू हो गया। जो चीज यहाँ पर डिस्कशन में नहीं है उसको सबसे पहले उठाया गया है ना? थोड़ा सा मतलब अपना दिमाग जो लिखा हुआ है उस पर लगा लोगे तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। मैं सवाल पूछूंगा अभी थोड़ी देर में, उससे अंदाजा लग जाएगा कितना याद रहा आपको। हाँ जी, हॉटस्पॉट वास्तविकता में इसका हिस्सा नहीं है, वो एनवायरमेंट का हिस्सा है। जो आपको पढ़ना हो तो अतिरिक्त रूप से पढ़ लीजिएगा, मैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको जरूर दे दूंगा। हाँ जी, नदर्न सेक्शन, यहाँ पर मेरे प्यारे साथियों इसको सह्याद्री के नाम से जाना जाता है और महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है? इसके बाद में इसकी ऊंचाई जो है वो 1200 मीटर है। देखिए, अगर आप देखें तो नदर्न सेक्शन में 1200 मीटर, और आप जब थोड़ा और नीचे की तरफ चल रहे हैं तो ऊंचाइयां देखिए ये बढ़ती चली जा रही हैं, और जब दक्षिण वाले हिस्से की तरफ जा रहे हैं तो ऊंचाई देखिए कितनी अधिक तक पहुंच चुकी है। तो ऊंचाइयां दक्षिण की तरफ चलते हुए बढ़ रही हैं। ठीक है? इसके बारे में कहा जा रहा है कि महाबलेश्वर प्लेटू, अच्छा, मेड ऑफ वॉल्केनिक इग्नियस रॉक, इसके बारे में कोई प्रमाण नहीं है। वेस्टर्न घाट का जो निर्माण है ना, इसकी थ्योरी अभी तक अस्पष्ट है। कुछ का कहना है कि ये निर्माण इसका ऐसे हुआ, मैं इसके बारे में चला जाऊंगा तो ज्यादा मतलब वैसी बात हो जाएगी। पेनिनसुला अगर भारत का यूं है तो वेस्टर्न घाट के बारे में कहा जाता है कि भारतीय पेनिनसुला यहां टिल्ट हो गया था। तो टिल्ट होने से ये वाला किनारा ऊपर उठ गया। क्योंकि इंडियन पेनिनसुला जो है वो खुद ही बेसाल्ट से निर्मित है, पेनिनसुलर इंडिया, क्योंकि वो लावा से निर्मित माना जाता है दक्षिण भारत वाला हिस्सा। तो ये भी दक्षिण भारत की तरह ही ये वाला हिस्सा भी आग्नेय चट्टानों से निर्मित है। यही कारण है कि बड़ी संख्या में यहाँ पर भी माइंस एंड मिनरल्स पाए जाते हैं। ठीक है? महाबलेश्वर प्लेट्यू इसका हाईएस्ट रीजन है, किसका? नदर्न का। ठीक है? हाँ जी, तो ये महाबलेश्वर प्लेट्यू है जो इसका हाईएस्ट रीजन है, और यहां से कृष्णा नदी का ओरिजिन होता है। ठीक है? इसके साथ साथ यहां पर मेरे प्यारे साथियों और कौन कौन सी बातें हैं? तो महाबलेश्वर से तो आपने देख लिया जो प्लेट्यू वाला हिस्सा है, जहां से कृष्णा नदी का ओरिजिन हुआ। इसी प्रकार से हाईएस्ट पीक है यहाँ की कलसुबाई। दोनों में अंतर क्या है? प्लेट्यू जो होता है वो एक पठार वाला हिस्सा होता है जिसमें पीक नहीं होती। पीक वाला हिस्सा जो है वो कलसुबाई पीक है जो 1640 मीटर ऊंची है। इसमें प्रमुख घाट कौन से स्थित हैं?
थाल घाट और भोर घाट, ये बहुत बार पूछे गए हैं। वेस्टर्न घाट में कुल 4 घाट हैं, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, सैनकोटा घाट। थाल घाट और भोर घाट अकेले नॉर्दर्न इसमें ही है, क्योंकि ये महाराष्ट्र में है। थाल घाट मुंबई को नासिक से जोड़ता है, दूसरा वाला मुंबई को पुणे से जोड़ता है। बहुत बार इस पर सवाल पूछे गए हैं। थाल घाट ऊपर की तरफ यानी कि नॉर्थ की तरफ है, और पाल भोर घाट जो है वो नीचे की तरफ, ठीक है ना। तो ये बहुत बार मेरे प्यारे साथियों पूछा गया सवाल है। मिडिल वाला जो सेक्शन है इसे कोंकण के नाम से जाना जाता है। आपने कोंकण रेलवे का नाम भी सुना होगा, जो कर्नाटक गोवा वहां से शुरू होती है, कर्नाटक गोवा में जाती है, और मेरे प्यारे साथियों ये कर्नाटक और गोवा में से होकर के जा रहा है। यहाँ पर भी प्रमुख पीक है, जैसे कि कुद्रेमुख, कुद्रेमुख की पहाड़ियां माइंस के लिए जानी ही जाती हैं, पुष्पगिरी की पहाड़ियां, वावुलमाला की पहाड़ियां। ये नीलगिरी पर्वत पर जाकर के फिनिश होता है। नीलगिरी पर्वत बोले तो जहां से आपने शुरू किया वहां से लेकर के महाराष्ट्र से शुरू होकर के नीलगिरी तक पहुंचा है। एक मिनट होल्ड करिए प्लीज। तारों की चालबाजी, नीचे खड़ी हुई घंटी बजा रही है, वो जो नीचे से ऊपर पता लगाने वाली घंटी, टन 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 टन। हाँ जी, ओके, गेट तो बंद है, तो सोच रहे कि चल हम टेस्ट कर लेते हैं पापा उठते भी हैं कि नहीं। हाँ जी, ठीक है, तो ये वाली बात समझ में आ गई आपको, क्लियर। इसके बाद में ये नीलगिरी पहाड़ियों पर जहां वेस्टर्न घाट एंड हो रहा है, यहाँ पर नीलगिरी पहाड़ियों तक ये कंसीडर किया जाता है मिडिल सेक्शन इसका, ठीक है। अच्छा, ये नीलगिरी में एंड हुआ। बाबा बुदान की पहाड़ियां जो कॉफी उत्पादन के लिए वर्ल्ड फेमस है ना, पार्ट ऑफ सेक्शन। हाँ, यहाँ पर कॉफी का प्लांटेशन सबसे ज्यादा होता है। कर्नाटक राज्य, आज सुबह भी पढ़ाया था, हाथियों की सबसे अधिक संख्या कहां पाई जाती है, तो कर्नाटक में पाई जाती है। इसके अलावा कर्नाटक में और क्या चीज पाई जाती है, कर्नाटक के अंदर जो फ्लावर्स हैं, पौधे फूल जो है वो सबसे ज्यादा कहां उत्पादित होते हैं, कर्नाटक में। कॉफी का उत्पादन सबसे ज्यादा कहां है, तो कर्नाटक में है, ठीक है ना। ये चीजें आपको याद रखनी है। हाँ जी, रिवर भद्रा ऑरिजिनेटेड फ्रॉम हेयर, जो कि तुंगभद्रा के अंदर पार्टनरशिप करती है, ठीक है बेटा। चलिए, फिर है तीसरा पार्ट जो है सदर्न सेक्शन। सदर्न सेक्शन कौन सा है, ये जहां नीलगिरी मिल चुका है उसके बाद वाले हिस्से, जिसमें अन्नामलाई और कार्डेमम हिल्स को कंसीडर किया गया है। इन्हीं में अन्नामलाई हिल्स के अंदर सबसे ऊंची चोटी, जिसका नाम है अनाईमुड़ी पीक, जो यहाँ का सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। इसके बाद कार्डेमम, अन्नामलाई हिल, इन दोनों को सैनकोटा जो घाट है ये अलग करता है। पेरियार रिवर, असल में इस बुक के ऊपर एक नाम लिखा हुआ है पेरियार, इस बुक का नाम आ गया यार, मैं किताब दिखाता हूं आपको ज्योग्राफी की, जनरली वो पेरियार वो इसी के नाम पर लिखा हुआ है, पेरियार रिवर, है ना। पेरियार के ऊपर एक किताब प्रकाशन है, वो लिखता है, वो इसी नदी के बारे में लिखता है। केरला की प्रमुख नदी है, मतलब केरला की गंगा कहिए इसे आप, पेरियार रिवर, ठीक है ना। हाँ जी, तो मेरे प्यारे साथियों यहां से होकर के ये नदी बाहर निकलती है अन्नामलाई हिल्स के पास से। अन्नामलाई हिल्स के अंदर सबसे ऊंची अनाईमुड़ी, अनाईमुड़ी जो है उनको, अन्नामलाई को किससे सेपरेट कर रहा है, कार्डेमम हिल से। तो अन्नामलाई पहाड़ियां अगर यहाँ है तो इसके बाद कार्डेमम यानी इलायची वाली पहाड़ियां हैं, इनके बीच में होकर के रास्ता बन रहा है जिसे सैनकोटा कहा जाता है, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद में ये वाली चीज जो है वैगई रिवर एनर्जी, अगस्तमलाई पहाड़ियां, ये सदर्न मोस्ट सेक्शन ऑफ वेस्टर्न घाट है, और ये केरला और तमिलनाडु के अंदर स्थित है ना। अगस्तमलाई पीक जो है वो सबसे एंड में स्थित पहाड़ियां हैं। तो कौन कौन सी पहाड़ियां हो गई, आप लोगों ने अन्नामलाई देख ली, इलायची वाली पहाड़ियां जिसे कार्डेमम की पहाड़ियां कहते हैं, और इसके बाद में अगस्तमलाई पहाड़ियां, ये हमारे दक्षिण में स्थित पहाड़ियां हैं, यानी कि इसे वेस्टर्न घाट मान लिया गया है, अदरवाइज ये इंडिविजुअली भी पढ़ी जाती है, ठीक है ना। कुद्रेमुख कर्नाटक में स्थित है बेटा, है ना। कुद्रेमुख की पहाड़ियां ये रही, हमने आपको थोड़ी देर पहले ही पढ़ाया था, ये रही कुद्रेमुख की पहाड़ी, ठीक है। चलिए, इसके बाद में चलते हैं साथियों ईस्टर्न घाट की तरफ। आपको यदि याद हो तो मैंने उड़ीसा का जब मैं पढ़ाया था तब आपको बताया था कि उड़ीसा से ईस्टर्न घाट ओरिजिनेट होता है। वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट में सबसे बड़ा अंतर क्या है, वेस्टर्न घाट तुलनात्मक रूप से ऊंचे हैं और कम विस्तृत हैं, ये तुलनात्मक रूप से चौड़े हैं लेकिन कम कम ऊंचे हैं, प्लस इनमें बहुत ज्यादा ब्रेकेजेस हैं, यानी कि टूट रखा है, गोदावरी तोड़ रही है, कृष्णा तोड़ रही है, कावेरी तोड़ रही है, डिसकंटिन्यू है ये, ठीक है बेटा। ईस्टर्न घाट माउंटेन रेंजेस हैं जो कि बे ऑफ बंगाल के पैरेलल चलती हैं। महानदी, महानदी कहां से ओरिजिनेट हुई थी, मैंने अमरकंटक प्लेट्यू के दक्षिण में से बताया था। महानदी और वैगई, वैगई कहां है बेटा, अभी मैंने आपको दिखाया था वैगई रिवर, ये देखिए, ये रहा वैगई रिवर। अगर आप इसको देखें तो आपको यहाँ पर एक नदी दिखाई देगी, ये बाबा बुदान हो गया, और यहाँ पर मैंने अभी पढ़ाया था, ये रही रिवर वैगई, कहां से निकल रही है, जो कि कार्डेमम की पहाड़ियां हैं उनसे निकल रही है, यानी कि नीचे की तरफ। तो मैंने आपसे क्या कहा इन पहाड़ियों के बारे में कि नीलगिरी तक तो सारा की सारा वेस्टर्न घाट था, इसके बाद में इसे आप ईस्टर्न घाट का हिस्सा भी मानते हैं और वेस्टर्न घाट का भी मानते हैं, क्योंकि अन्नामलाई, अन्नामलाई के बाद कार्डेमम, कार्डेमम के अंदर वैगई रिवर तक जो हिस्सा माना गया है वो ईस्ट का भी माना गया है, ठीक है ना। तो मैंने इसलिए कहा दोनों का हिस्सा कंसीडर किया जा रहा है इसे, ठीक है बेटा। अच्छा, दीज आर लो लाइंग हिल्स, ये मैंने आपको बता दिया, यानी कि नीची है, प्लस डिसकंटिन्यू है। डिसकंटिन्यू होने का मतलब क्या हुआ मतलब ये कंटिन्यूअस नहीं है, बीच में ब्रेकेजेस हैं, ठीक है ना। अब इनमें से रीजनल लेवल पर कुछ पहाड़ियां फेमस हैं, जैसे उड़ीसा की पहाड़ी, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है स्टेट मैप के अंदर। पालकोंडा की पहाड़ी याद नहीं करने की आवश्यकता है। जावेदी हिल्स, शेवरॉय की पहाड़ियां तमिलनाडु के अंदर, याद करने की आवश्यकता नहीं है। किसी को बहुत ज्यादा मन करे तो हाईएस्ट पीक यूज कर लेना, अरमाकोंडा जो है सबसे ऊंची पहाड़ी है यहाँ की, ठीक है। ईस्टर्न घाट हैव सिग्निफिकेंट रोल इन इंडियन एग्रीकल्चर, क्योंकि ये 4 प्रमुख नदियों को अपने साथ रखता है, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, जो बे ऑफ बंगाल के अंदर गिरती हैं। तो मुझे नहीं लगता किसी भी विद्यार्थी को ये बातें पहली बार पता चली होंगी, मैंने मल्टीपल टाइम आज से पहले भी चर्चा में ली हुई है। साथियों, अगेन मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि 2 पार्ट होते हैं ज्योग्राफी के अंदर। कौन कौन से पार्ट होते हैं, एक होता है मेरे प्यारे साथियों ज्योग्राफी का वो पार्ट जो आप पढ़ रहे हैं, ये पूरा फैक्चुअल होता है, क्योंकि आपके पेपर में यही वाला हिस्सा आता है। एक होता है फिजिकल ज्योग्राफी, जो कि आप लोगों के सिलेबस का पार्ट नहीं है। फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ाया क्या जाता है, उसमें पढ़ाया जाता है माउंटेन्स बनते कैसे हैं, ठीक है, वो आपका हिस्सा नहीं है। रिवर्स बनती कैसे हैं, रिवर्स के कारण बनने वाली आकृतियां कौन सी हैं, जो मैंने यूपीएससी में पढ़ा रखा है, ठीक है।
है, रिवर्स के कारण बनने वाली आकृतियां कौन सी हैं, हवा के कारण बनने वाली आकृतियां कौन सी हैं, पहाड़ियों के अंदर बनने वाली आकृतियां कौन सी हैं, आप बहुत बार पढ़ते भी होंगे, है ना। तो आपने अगर देखा हो तो वर्ल्ड के समय पे मैंने कुछ चीजें आपको वॉल्केनो के टाइम पर पढ़ाई थी। जैसे आपने पढ़ा था कि डाइक्स क्या होते हैं, सिल क्या होते हैं, बैथोलिथ क्या होता है, बैकोलिथ क्या होता है। वो सब चीजें जो है ना मेरे प्यारे साथियों, वो आपका हिस्सा नहीं है। वो यूपीएससी लेवल पर मैंने जब ज्योग्राफी पढ़ाई थी उसमें कंटिन्यू करा रखा है। आपके लिए जितना पूछा जाता है वो मैंने यहाँ पर करा दिया है, ठीक है ना। हाँ जी, मैंने आपको हमेशा एक ही लाइन बोली है कि जो भी कंटेंट यहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर वो पोर्शन पीसीएस पर भी पे में भी आता है, पीसीएस लेवल के एग्जाम में आता है, तो इनसे बाहर सवाल नहीं जाएगा। इसके अलावा अगर मैं ये कह दूं कि मैं पीसीएस का पूरा सिलेबस करा दूंगा, तो ये तो बिल्कुल ना तो आपको कंफर्म होना चाहिए ना मुझे कंफर्म होना चाहिए, क्योंकि पीसीएस में बहुत सारा सिलेबस होता है। अगर पीसीएस एसएससी लेवल की तैयारी भी होने लग गया, क्योंकि पीसीएस में तो अगर मैं राजस्थान पीसीएस की बात करूं तो उसके अंदर 16 सब्जेक्ट आते हैं, 16 सब्जेक्ट 4 में कैसे कंप्लीट हो जाएंगे, तो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, जिनमें कॉमन सिलेबस है, स्टेट पीसीएस के अंदर, डिफेंस के अंदर, एसएससी के अंदर, इंडिया का जीके कॉमन है, वो मैं तीनों जो कॉमन चीजें हैं वो यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें।